Yes, sir. वो अगर आप एक बार पढ़ के सुना दो ताकि Graded 2/1 patient comes in OPD. She's 30 weeks pregnant and she want to discuss VBAC. चलो जी। और इसके आपकी टास्क क्या क्या है? Yes, sir. My task is assess the following clinical skills: patient safety, information gathering, communication with patient and relatives, applied clinical knowledge. You have 10 minutes in which you should take relevant history, outline the management of her pregnancy, discuss mode of delivery. That is benefit and risk of feedback versus elective cesarean section. And answer any question if she have. You will interact with the patient for 10 minutes. Okay, beta, chalo, let's start. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर हाला इमदाद है और मैं यहाँ पर शुभागानी से मुंसलिक हूँ। मुझे बताया गया है कि ये आपका दूसरा हमल है। इससे पहले जो आपका हमल था उसमें आपका ऑपरेशन हुआ था। अभी आप 30वें हफ्ते पे तशरीफ लाइए। क्या ये सारी मालूमात दुरुस्त है? जी। आपका नाम क्या है? आयशा। आपका नाम क्या है? आयशा। आयशा, आपकी उम्र क्या है? 30। ओके, आपकी शादी को कितना वक्त हो गया? 4 साल हो गए। आप कहाँ की रहने वाली हैं? मैं ये जी, इधर तो घंटे के करीब की ड्राइव है ठीक हमारी। है। और कितनी तालीम हासिल की आपने? हमने मैट्रिक। ठीक है। आपकी आखिरी बार माहवारी कब आई थी, क्या आपको याद है? उसके हिसाब से 30 हफ्ते बनते हैं हमारे, जो एग्जैक्टली मैंने ठीक है। कैलकुलेट नहीं आपको किया। अपना ब्लड ग्रुप के बारे में पता है? ठीक है, ब्लड ग्रुप के बारे में पता है? ए पॉजिटिव। ठीक है। अच्छा, मुझे बताया गया है कि आप मेरे साथ ये डिस्कस करना चाहती है कि इस बार आपका ऑपरेशन होगा या आप बच्चा नीचे से पैदा करना चाहती है। क्या ये सारी मालूमात आपको दरकार है? ठीक है। इससे पहले कि हम इस बारे में बात करें, आप मुझे ये बताएं कि आपका जो पिछला ऑपरेशन था वो क्या आपको डॉक्टर ने पहले से बता दिया था कि आपका ऑपरेशन हो गया, इमरजेंसी में किया गया था? नहीं, दर्दें नहीं आई थी इसलिए उन्होंने ऑपरेशन कर। दर्दें नहीं आई थी? क्या गोलियां रखी गई थी? हाँ जी। अच्छा, उसके बाद ऑपरेशन हुआ था। अच्छा, मुझे ये बता सकती है कि वो ऑपरेशन कहाँ पर हुआ था, किस डॉक्टर ने किया था? किस डॉक्टर ये ने किया ऑपरेशन था? हुआ था प्राइवेट हॉस्पिटल में हुआ था। ठीक है। ऑपरेशन के दौरान किसी दूसरे डॉक्टर को तो नहीं बुलाया गया था? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। ठीक है। आपको खून तो नहीं लगा था ऑपरेशन के दौरान, या आपका ऑपरेशन जो है कितनी देर तक जारी था? ये दोनों बातें मुझे बताएं। उन्होंने मैं पूरा सुला के किया था इसलिए मुझे अंदाजा नहीं। अच्छा, और बड़ा नशा दिया था या छोटा नशा दिया था? बढ़ा दिया था। बड़ा दिया था। अच्छा, मुझे ये बताएं, इसके बाद आपको जो है पेशाब की कोई नलकी लगी थी या कोई और हाँ जी, नलकी? पहले पेट में तो कोई नलकी नहीं लगी थी? नहीं। अच्छा, वो कब हटाई थी पेशाब की नलकी? अगले दिन सुबह निकाल दी। ठीक है। और जो है आपका जख्म तो खराब नहीं हुआ था उस ऑपरेशन के बाद? नहीं। ठीक है। आपके साथ कोई कागज वगैरह है उस ऑपरेशन के? हाँ, पेपर्स हैं लेकिन वो घर पे पड़े हैं। ठीक है। अच्छा, अभी जैसे कि आपने मुझे बताया कि 30वें हफ्ते पे आप मेरे साथ तशरीफ लाइए, मुझे इस हमल के बारे में बताएं कि आपने जब भी अल्ट्रासाउंड किया था पहली बार तो उसमें क्या बताया गया था कि एक बच्चा है या दो बच्चे हैं? एक। ठीक है। आखिरी बार आपने अल्ट्रासाउंड कब कराया था? ये कोई अबाउट महीना पहले। 1 महीने पहले आपको क्या बताया कि बच्चा सर की तरफ से है? और मुझे बताया कि नशमा जो आपकी गेस्टेशन एज है, जो आपका मुद्दत है प्रेगनेंसी का, उसके मुताबिक सही तरीके से बढ़ रहा है बच्चा? डॉक्टर ने क्या हाँ बताया था? जी, अच्छा, उसमें ऑल कोई के बारे इशू। में क्या बताया? ठीक है। बच्चे बच्चे की जो ऑल होती है उसके बारे में क्या बताया गया था कि वो कहाँ पे है? वो भी अपनी जगह ठीक चीज नहीं बता। सही जगह पे है। ठीक है। अच्छा, हाँ। आप मुझे बताइए कि आपको, अच्छा मुझे बताइए कि इस हमल में आपको शुगर ब्लड प्रेशर तो नहीं है? नहीं जी। नीचे से खून तो नहीं पड़ा? नहीं बच्चे की हरकत सही है? ठीक है। जी, बच्चे क्या क्या ठीक है। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपने कुछ आपकी मैं अभी थोड़ी सी मुआयना करूंगी, ठीक है?
और उसमें जी मैं आपका जो है सबसे पहले मैं आपका वजन चेक करूंगी, ठीक है, आपका वेट होगा, आपका हाइट होगा, उसके बाद मैं आपके जो है ब्लड प्रेशर, पल्स और आपका टेम्परेचर चेक करूंगी, जी ठीक है। उसके बाद मैं आपका जो है चेक देखूंगी कि आपका खून की कमी तो नहीं है, मैं आपका एग्जामिनेशन मुआयना करूंगी, उसमें मैं आपको कोई गैरकान तो नहीं हो रहा, या फिर आपको जो है ये खून की कमी तो नहीं है, आपकी जो हदूद है उसका मुआयना करूंगी और आपके गलर का मुआयना करूंगी, ठीक है। ठीक उसके बाद मैं आपकी जो है वो सीने देखूंगी, सीने का मुआयना करूंगी, ठीक है। आपके दिल का मुआयना भी करूंगी और जो है आपकी छाती भी देखूंगी, आपको पेट पर मैं आपका आपका मुआयना भी करूंगी, आपको लेटा के, सही है। उसमें मैं आपका जो है देखूंगी कि आपका पेट कितना बड़ा हुआ है, बच्चा किस तरीके से नीचे की तरफ है, मतलब सीधे की तरफ है, सर नीचे है, और पानी का मुआयना भी होगा और वजन का भी एनालिसिस मैं करूंगी। इसके बाद जो है ये सारी चीजें जब मैं कर लूं, ठीक है ना, तो फिर अभी चूंकि आपका 30वां हफ्ता है, ठीक है, तो मैं आपका नीचे से अभी फिलहाल मुआयना नहीं करूंगी क्योंकि आपको दर्द नहीं है, ठीक है। अच्छा, जी। आप मुझे ये बताएं कि आपने कोई यहाँ पे अस्पताल में आपको कोई इलाज हुआ, कोई टेस्ट वगैरह आपकी गई है? हाँ जी, गए थे टेस्ट में से, सारे हो गए थे। अच्छा, उसके बारे में आप मुझे बता सकती है कि उस बारे में आपको तो डॉक्टर ने क्या ठीक थे, बताया? सारे ठीक। सारे ठीक है, ठीक है। उसमें मुझे जो है ना कुछ टेस्टों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, जो मतलब आप मुझे दिखाएंगी, जिसमें मैं खून का टेस्ट देखूंगी, पेशाब का टेस्ट देखूंगी, और स्पेशली मैं उसमें देखूंगी कि आपको जो है कोई उसमें चिकनाई तो नहीं है, ठीक है। और मैं जो है आपका जो है हेपेटाइटिस सीरोलॉजी देखूंगी, और शुगर का टेस्ट, तो शुगर तो आपको नहीं है, ये देखूंगी, ठीक है। और जो है आपका कोई अल्ट्रासाउंड हुआ है अभी जब आप आई है? आपने नहीं 1 महीने जी, पहले का कहा था कि मेरा हुआ है। इतना पहले हुआ जी। अच्छा, पहले हुआ है, तो मैं आपका एक अल्ट्रासाउंड भी कराऊंगी ताकि देखूं कि बच्चा सर की तरफ से है, और जो चीजें मुझे देखनी है वो मैं उसमें देखूं, जिसमें एफएल आ सकता है, बीपीडी आ सकती है, प्लेसेंटा लोकलाइजेशन, लाइकर, ये चीजें मैं देख सकूं, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो है हम इससे पहले कि मैं आपको इस जो है इलाज की तरफ हम जाए, ठीक है, जो आप डिस्कस, इसके अलावा अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहती है जैसे कि, तो आप मुझसे पूछ सकती हैं, आप किसी भी वक्त मुझे हेलो। जो है वो रोक कर पूछ सकती हैं, तो ऐसा ही है, क्या नहीं, बच्चा मुझे चाहती ये है? मेरी डिलीवरी कैसी होगी? ठीक है, आपकी डिलीवरी ऐसे होगी ना कि चूंकि आप ये आपका 30वां हफ्ता है, ठीक है, मैं आपको 6 हफ्ते मतलब आप वैसे तो आप 2 हफ्ते बाद आएंगी, 2 हफ्ते बाद, लेकिन 36 वीक्स पे मैं आपका मुआयना करूंगी, ठीक है। आप आएंगी मेरे साथ पास और मैं आपका मुआयना करूंगी। 37 वीक्स पे मैं आपके पेल्विक असेसमेंट करूंगी कि आपकी हड्डी, वीक्स पे आपके बच्चे का वजन, ठीक है, वजन के मुताबिक अगर ये सब कुछ सही रहेगा, जैसे कि वजन अगर आपका 3.8 kg से कम है और बच्चा सर की तरफ से है, इसकी ऑल भी सही जगह पे है, और जो मैं आपको पहले असेसमेंट करूंगी वो भी नॉर्मल है, तो फिर हम आपको ट्रायल ऑफ लेबर, आपको दर्द, आप अपनी दर्दों का इंतजार, आप कहीं से भी दर्द या गोलियां नहीं लगाएंगी, ठीक है। जब आप अपनी दर्दों में चली जाएंगी तो आप मेरे पास तशरीफ लाएंगी, हम आपका जो है मॉनिटरिंग करेंगे, ठीक है, और हम देखेंगे कि आपकी बच्चेदानी खुल रही है, बच्चा नीचे आ मुझे नॉर्मल रहा वजाइनल है, तो डिलीवरी फिर का हम क्या आपको नीचे से डिलीवर फायदा करेंगे, क्या होगा? लेकिन आपको दर्द खुद से नहीं। मुझे वजाइनल डिलीवरी का इसका मुझे क्या फायदा ये फायदा होगा? होगा, आपको ऑफ कोर्स देखिए, आपका पहले एक ऑपरेशन हुआ है, आप एक बड़े ऑपरेशन से बच जाएंगी, क्योंकि पिछली बार जो आपका ऑपरेशन हुआ था आप खुद से दर्दों में नहीं गई थी, इसलिए 70 से 80% तक इम्कान ये है कि अगर आप चाहती है कि बच्चा नीचे से पैदा हो, क्योंकि बच्चा आपका सर की तरफ से था, आपको दर्दें नहीं उठ रही थी, तो 72% आपका जो है इम्कान है कि बच्चा इस बार नीचे से पैदा हो। आपका फायदा इसमें बहुत बड़ा है कि आप एक बड़े ऑपरेशन से बच जाएंगी, और आने वाले और भी आपके बच्चे पे नीचे से ही पैदा होंगी, ठीक है ना। तो तो मैं मेरा आपको तो ये पहले बता, बड़ा ऑपरेशन हुआ था, मैं तो ठीक ठाक वापस चली गई थी, मुझे इसका क्या फायदा? देखिए मेरी बात सुने, आप बिल्कुल सही कह रही कि ऑपरेशन एक बहुत आसान तरीका है, अगर आप अभी भी इस बार भी चाहती है कि आपका ऑपरेशन ही हो, तो ये आप पे डिपेंडेंट है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि एक बड़े ऑपरेशन से जब इंसान बच जाए तो ये उसके लिए बहुत बड़े फायदे की बात है, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहती है कि नहीं मैंने ऑपरेशन ही करना है, तो इसमें मैं आपको आपकी जो व्यूज है वो मैं आपको चेंज नहीं करूंगी, क्योंकि आजकल बहुत से लोग इस बात को इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि एक तो इंसान जो है वो बच्चा ना खराब हो जाए इससे डरता है, ठीक है, ऊपर से आपका पहले भी जो है फेलियर के चांसेस 20 में है 30%। तो ये चीजें मैं आपको दोनों आपको इसके तस्वीरें दिखाऊंगी, आपने खुद वो करना है। देखिए अगर आपका ऑपरेशन नहीं, नीचे से बच्चा पैदा होता, आप जल्दी घर जा सकेंगी, आपको तकलीफ नहीं होगी, जख्म खराब होने का कोई अंदेशा नहीं होगा, बच्चे को देखभाल कर सकती है, उसको दूध पिला तस्वीरें कौन सकती सी दिखाएंगी आप मुझे? जी। किस चीज की तस्वीरें दिखाएंगी? मैं आपको मतलब मैं आपको एक जो है आपको इन दोनों चीजों के बारे में बताऊंगी,
ताकि देखिए मैं आपको बताऊं, अगर आप नीचे से बच्चा पैदा करना चाहती है, ठीक है ना, तो आपको जो है हम मॉनिटर करेंगे इंशाल्लाह, मतलब हम आपको एक ट्रायल लेंगे, उसमें चांस ये है कि बच्चा नीचे से पैदा हो, ठीक है। नीचे से बच्चा पैदा होगा, आप जल्दी घर जा सकती है, बच्चे की आप खुद देखभाल कर सकती है, जख्म से आप बच जाएंगी, आगे आपके और बच्चे जो है नीचे से पैदा होंगे। अगर आप चाहती है कि आपका बड़ा ऑपरेशन हो, तो बड़ा ऑपरेशन के नतीजे में अगेन आने वाली और सारी हमल जो है आपके ऑपरेशन ही होंगे, आप बच्चे की तीमारदारी नहीं कर सकती, जख्म। इसमें और कोई खतरा नहीं है? इसमें खतरा है ये है कि अगर आपका अभी ऑपरेशन होगा तो आने वाले और प्रेगनेंसीज में आपको ये खतरा है कि आपकी ऑल कहीं नीचे ना हो, जिसको प्लेसेंटा एक्रेटा इनक्रेटा प्रीविया कहते हैं, मैंने तो बच्चे और पैदा नहीं करने तो जो कि एक काफी। डेंजर सिचुएशन होती है। उस ऑपरेशन में हमें खून भी लगता है, ठीक है ना, मरीज को बच्चेदानी तक को खतरा हो जाता है, ठीक है ना। आप कुछ और बात पूछना चाहती है? मैं तो कहता मैं तुझे और बच्चे पैदा ही नहीं करने, मेरे 2 बच्चे काफी। जी हाँ, आप सही कह रही है, लेकिन इस दौरान आपको पता है कि हम इस चीज को जो है निगलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। प्रेगनेंसी का रिस्क जो है, अनएक्सपेक्टेड प्रेगनेंसीज का रिस्क हर मरीज के साथ होता है, ठीक है। तो खैर आपको मैं लीफलेट दे रही हूँ, आप घर जाए, भी आपका 3रा हफ्ता है, आप इस बारे में सोचें, अपने खावंद को से भी मशवरा करें, ठीक है। और उसके बाद हम इसके बारे में मंतकी इंजाम तक आएंगे। आप जो है 2 हफ्ते बाद आए, आप मुझे अपने उससे आगाह करें, ठीक है। जो भी आप चाहती है, नीचे से पैदा करना चाहती है, आप ऑपरेशन करना चाहती है, हम उसके बारे में फिर बात करेंगे। अच्छा चलें, ठीक, टाइम पूरा हो गया बेटा, 10 यस मिनट्स। तो कैसा हुआ आपका स्टेशन? सर, आप बताएं। नहीं, मुझे तो पता है, आप बताएं, आप हाउ डू यू फील कि स्टेशन कैसा हो गया? सर 6 जो होता है वो पासिंग होता है नॉर्मली एट एन एवरेज, अगर मैं वैसे लगाऊं, और जो 5 होता है बॉर्डर लाइन होता है, 4 जो होता है फेल होता है। वैसे व्हाट डू यू थिंक कि आपके आउट ऑफ 10 कितने नंबर आने चाहिए? पेशेंट सेटिस्फाइड होकर नहीं गई थी ना। पेशेंट सेटिस्फाइड नहीं होके गई, ओके, तो फिर इसका क्या मतलब है? ओके, लेट्स गो बैक एंड इसकी आपकी टास्क क्या क्या थी, जरा दोबारा पढ़ोगे बेटा? यस सर, हिस्ट्री लेनी थी पेशेंट से, देन आउटलाइन द मैनेजमेंट ऑफ हर प्रेगनेंसी, नहीं, discuss mode of delivery, benefit and risk of feedback versus elective repeat cesarean section, and answer any question that she want to ask. इसमें आपने कौन कौन सी चीजें कवर की हैं? Sir, I took history of my patient के आपका previous cesarean section क्यों हुआ था, and then asked about this current pregnancy. ओके Then I outlined. Yes sir. बेटा, मैं थोड़ा सा ना, अब जरा अपने घोड़े जरा स्लो कर दो, अब हमें जी जल्दी जी। नहीं है, अब जरा आराम आराम से हम बात करेंगे ताकि सबको बात भी समझ आए। तो पहला क्या था? Take relevant history. व्हाट डज रेलेवेंट मीन? Yes sir. In case of VBAC, relevant means that why the previous cesarean section happened, in which circumstances. ओके, और उसके कोई नोट्स हैं, और उसके बाद उसकी किस तरह की हालत थी, उसको कितना वक्त हो गया है। रेलेवेंट हिस्ट्री में इस प्रेगनेंसी के बारे में आएगा कि ट्विंस तो नहीं है, प्रीक्लैम्शिया तो नहीं है, एक्रेटा तो नहीं है, और उसका जो बेबी है वो पर एब्डोमिनली ग्रोथ उसकी नॉर्मल है, केफेलिक है, और ओके, स्टार्ट थिकनेस के बारे में बात है, अच्छा अच्छा, हालात में, अच्छा, डायबिटीज, ये हाइपरटेंशन को सारी रूल आउट चीजें करें। क्यों, ये आप सारी चीजें क्यों पूछना चाह रहे हो? सर, ये चीजें मैं इसलिए पूछना चाहती हूँ कि फॉर एग्जांपल उसकी जो प्रीवियस, फॉर एग्जांपल इट वाज एन आहिस्ता, इमरजेंसी अला सेक्शन, बेटा आहिस्ता, या वो वो किसी जल्दी, और वजह से। आहिस्ता आहिस्ता जरा, आराम से। अभी हमने जल्दी बात नहीं करनी, हमने आराम से बात करनी है, जल्दी वाला टाइम गुजर गया। अब यस सर। क्या आप सारी सर हिस्ट्री ये क्यों लेना चाहते हो? सर मैं ये हिस्ट्री इसलिए लेना चाहती हूँ कि मतलब अक्सर पेशेंट्स होते हैं वो लेबर में फॉर एग्जांपल रप्चर हो जाती है, इमरजेंसी से इंसेक्शन करना पड़ता है, और जैसे मुझे इस पेशेंट ने कहा कि मुझे टेबलेट्स रखी गई थी बट वो फेल्ड इंडक्शन था। मैं ओके, दोबारा वापस आता हूँ, मेरा दोबारा सवाल समझो, आप ये सारी हिस्ट्री क्यों लेना चाहते हो जो आपने अभी सारा जिक्र किया? यस सर, मैं ये हिस्ट्री इसलिए लेना चाहती हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर वो कोई इमरजेंसी सिचुएशन में उसका सिजेरियन सेक्शन हुआ था तो फिर मैं उसको ट्रायल नहीं दे सकती। फॉर एग्जांपल अगर वो रप्चर हो गई थी। ओके, अब दोबारा सुनिए, हम ये हिस्ट्री इसलिए देखना चाहते हैं कि हम पेशेंट को एवेल्युएट करेंगे कि हमने
डिलीवरी किस रूट से और कब करनी है। Yes, sir. डिलीवरी के दो ही स्टेज पे आपके पास ऑप्शन है, एक ट्रायल ऑफ लेबर नॉर्मल डिलीवरी के लिए और एक प्लान्ड सी सेक्शन। यही दो है ना फिर। Yes, sir. इन दोनों की हमने वैल्यूएशन करनी है और इसके बाद हमने डिसीजन लेना है कि हमने इस पेशेंट की, अगर सब कुछ आगे जाके स्मूथ जाता है, अभी तो 30 वीक्स पे है, तो फिर हमने आगे इसकी डिलीवरी किस टाइप की करनी है। इज दैट राइट? Yes, sir. अब उस सारे ट्रायल के अंदर जो आपने सारी पिछली हिस्ट्री ली थी, उसमें से आप चले गए थे एक जर्नल हिस्ट्री के अंदर। अब Yes, मुझे ये बताओ कि जी जिसका आपने ट्रायल लेना हो वी बैक के लिए, अब तो उसका वी बैक उन्होंने नाम चेंज कर दिया, अगर ट्रायल ऑफ लेबर आपने देना हो तो उसके लिए एवेल्युएशन में आपको क्या क्या चीजें चाहिए। sir, और आपने मुझे तो इसमें previous काफी सारी note चीजें पूछी भी हैं, मैं ये नहीं कह रहा नहीं पूछी, लेकिन काफी सारी चीजें जो थी वो इररिलेवेंट भी बीच में आ गई, उसी वजह से हमारा जो टाइम पीरियड था वो गुजर गया। ये सर अगर उसके साथ प्रीवियस नोट्स है तो उसमें मैं देखूंगी कि इसको जीए दिया गया था या स्पाइनल दिया गया था, फिर उसको ट्रेन नहीं बेटा, जीए और स्पाइनल से अपना इस टाइप इस दफा की डिलीवरी का प्लान किस तरह रिलेवेंट है। यस सर इसमें मैं देखूंगी कि जो है इसका नहीं जो यस सही नहीं ना, मुझे बेटा अभी आपने पूछा कि ये पहला सवाल आपने पूछा है उसे पेशेंट से कि आपको जीए मिला है कि स्पाइनल मिला, उसका ये सर क्या उसको हटा दिया। सिग्निफिकेंस है। नहीं सर वो जी गलत है, आप सही कह रहे हैं। नहीं, मैं आप देखो ना, रेलेवेंट का मतलब ये है दिस इज नॉट एन हिस्ट्री जो आपने आधे घंटे में कंप्लीट करनी है। यस आपने सर। ये हमने जो काम करना है, वी हैव टू काइंड ऑफ कंपाइल इट अप विद इन नेक्स्ट 3 मिनट्स के अंदर अंदर। मेरा अपना अंदाजा है कि हो जाना चाहिए, ताकि हमें अंदाजा हो जाए कि अगर ये पेशेंट पूछे कि जी मेरी क्या नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, तो उसका आप जवाब दे सको। यस सर। सर इसमें रेलिवेंट तो बस यही होगा कि मैं उससे पूछूंगी कि आपका इमरजेंसी सेक्शन हुआ था या इलेक्टिव हुआ था, आपको क्या वो बताया उसने गया बताया, था। बेटा अब आराम आराम से, वो तो उसने जी बता दिया कि जी कि मेरा इंडक्शन हुई, इंडक्शन फेल हो गया, उसकी वजह से मेरा फेल इंडक्शन की वजह से सेक्शन हो गया। और क्या सिग्निफिकेंट है। जी सर, मैं आपको बता रही हूँ कि कौन से क्वेश्चंस रेलेवेंट मुझे लग रहा है कि पहले तो हमें जो है मतलब इंडिकेशन ऑफ सेक्शन का पता हो, फिर हम इमरजेंसी पहले ये इलेक्टिव और इमरजेंसी का इम्पोर्टेंट है, फिर हमें ये पता होना चाहिए कि जिसको कैथेटर लगा था वो कितनी देर और किसी और हॉस्पिटल में किसी और बेसिकली लाइक आप पूछना चाह रहे हो कि ड्यूरिंग सर्जन सर्जरी को तो कोई नहीं बुलाया गया था कॉम्प्लिकेशन तो नहीं और हुई। ऑपरेशन कितनी देर तक जारी रहा। यस सर, बेटा, कॉम्प्लिकेशन। यस सर। अब ऑपरेशन कितनी देर के लिए चला, वो चला नहीं चला, ट्राई टू कंसाइज दैट, इसको कैसे छोटा करोगे। आपको ऑपरेशन के दौरान कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो गई थी। आपको ऑपरेशन के दौरान या ऑपरेशन के बाद में भी कोई मसला तो नहीं हुआ। जी आपको हॉस्पिटल से कब कितनी देर के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। नॉर्मली जो कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते हैं वो लंबे जाते हैं। आपका बुखार तो नहीं हुआ, आपका जख्म तो खराब नहीं हुआ। जी अगर हम ये 3-4 सवाल पूछ लें तो इसमें कितनी चीजें कवर हो जाती। ब्लड जी ट्रांसफ्यूजन यू कैन ऐड, लेकिन ब्लड ट्रांसफ्यूजन डज नॉट मीन कि जिससे कॉम्प्लिकेशन हुई या नहीं हुई। ब्लड एग्जैक्टली। ट्रांसफ्यूजन उसमें भी हो सकती है जिसकी पहले कोई एनीमिक हो तो पोस्ट ऑपरेटिवली हो। आप ये जरूर पूछ सकते हो कि डिलीवरी के बाद को आपको बहुत ज्यादा ब्लीडिंग वगैरह नहीं हुई, तो उसको कंसाइज करके यू इसे कंप्लीट करके देन वी कैन मूव ऑन। डू यू गेट माय पॉइंट। यस सर। ठीक। जी जी उसके बाद अब अगले मरीज ने पूछा कि जी आपने चलो ये असेसमेंट कर ली, आपने ये पूछा था कि जी ऑपरेशन कहाँ पे हुआ। हमारे सेटअप के अंदर इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्या जी वो गायनाकोलॉजिस्ट थे कि सर्जन थे। यस सर। दोनों करते हैं। जी क्या उन्होंने वो ऑपरेशन आपका नीचे से ही किया था, कि जिस तरह हम क्लासिकल कहते हैं जो अभी तक होते रहते हैं कि वो मिडलाइन किया था। वो हम उसके नोट्स को रिव्यू करके बता सकेंगे। कई बार पेशेंट्स को नहीं पता होता और अब्डोमिनल स्कार भी फेनेस्टीन होता। ठीक। जी 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 ठीक है। तीसरा प्राइवेट सेटअप का हो गया।
वो करने के बाद हमने इसको असेस कर लिया, लेट्स सपोज कि इसकी वीबैक हो सकती है। इसी साथ सिनारियो के अंदर आपने पूछ लिया कि आपके फर्स्ट और सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हुई, कोई आपने और मेडिकल या किसी और दवाइयां तो नहीं खाई जो आपने सवाल पूछा हो। Yes, sir. ठीक, वो भी हो गया। अब इस स्टेज के ऊपर लाए प्रेजेंटेशन का क्या सिग्निफिकेंस? हाँ, एक सॉरी मैं बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल भूल गया कि जब वी बैक हुई थी, सॉरी जब पहला सेक्शन हुआ था तो बेबी का वेट कितना था? और Yes. उससे भी इम्पोर्टेंट बात जो मैं भी भूल गया, आप भी भूल गई, कि लास्ट सेक्शन कब हुआ है, क्योंकि हमारी ट्रायल ऑफ लेबर के लिए क्या एक टाइम बाउंड क्या चीज है? सर अगर फॉर एग्जांपल प्री टर्म बेबी का हुआ था तो फिर हम ट्रायल नहीं देंगे। एक वो तो, लेकिन इसमें हमने इंडक्शन कर दी, इंडक्शन के बाद हुआ तो इसमें हो सकता है। और दूसरा क्या होता है? ड्यूरेशन। यस सर। सर ड्यूरेशन इसमें का हम करते हैं कि अगर पेशेंट का फॉर एग्जांपल 36 वीक्स पहले सिजेरियन हुआ था तो फिर हम उसे 36 से पहले ही डिलीवर करते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल इतने प्री टर्म टाइम पे नहीं। अगर ये हुआ है तो फिर हम सिजेरियन ही करेंगे। नहीं, वो आपकी तो बात trial ठीक है, नहीं जिसकी करते। मैं ड्यूरेशन वो बात नहीं कर रहा बेटा, मैं गैप की बात कर रहा हूँ। सर 2 years 18 months। 18 मंथ्स का मिनिमम आपका गैप होना चाहिए। अगर इट इज लेस देन दैट तो फिर चांसेस उसके ऑफ अ वी बैक आपके कम हो जाते हैं, क्योंकि आपका क्या होता है, रप्चर। रप्चर के चांसेस, रप्चर नहीं होता, रप्चर का इंसिडेंस इंक्रीज कर जाता है। यस सर। रप्चर का इंसिडेंस इंक्रीज होता है। तो आपने प्री मैच्योरिटी निकाल दी, आपने उसकी ड्यूरेशन ऑफ अपना इसकी क्या कहते हैं गैप का आपने पूछ लिया, आपने स्पेस का पूछ लिया, आपने ये रूल आउट कर दिया कि उसका क्लासिकल सेक्शन नहीं हुआ था। उसके बाद अगला स्टेप आ जाता है, ड्यूरिंग दिस प्रेगनेंसी उससे कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो रही, कोई ब्लीडिंग कोई और उसने रूटीन के चेकअप कराती रही, ये नहीं, और अब तक क्या था? इज दैट राइट? उसके बाद उसने पूछा था कि जी मेरी डिलीवरी किस टाइम पे होगी, आपने कहा कि जी 72% चांसेस है कि नॉर्मल हो जाएगी। आप इस स्टेज पे तो नहीं आप कहोगे ना, आप कहोगे जी कि अभी तो हम अर्ली हैं, बहुत सारे फैक्टर्स और हैं, हम ये इस टाइम पे आके जाके विच इज समथिंग लाइक एट 38 वीक्स हम आपकी असेसमेंट करेंगे और फिर हम डिसीजन करेंगे क्या है। उस असेसमेंट में क्या क्या होता है, उसमें बेबी की पोजीशन है, उसमें सेंट्रल लोकलाइजेशन है, उसमें आपका बेबी का साइज है और आपकी है। उसको असेस करने के बाद देन वी विल सिट डाउन अगेन एंड देन डिसाइड कि जी के आगे हमारा क्या चल रहा है, कि हमने प्लान क्या क्या करना। लेकिन अब वो सारा कुछ हम करेंगे भी तो फिर भी देयर इज अ गुड 70% प्लस चांसेस कि शी माइट डिलीवर नॉर्मली, बस देयर इज अ 30% चांसेस कि वी माइट हैव टू डू अ रिपीट सी सेक्शन। ठीक, उसके बाद उसने जो सवाल आगे जो पूछने थे, जो आपने मौका नहीं दिया क्योंकि टाइम हमारा गुजर गया था, कि एक बार ने असेसमेंट कर दी कि चीज की तब क्या होगी, हम तैयारी क्या करेंगे, व्हाट प्रिपरेशन वुड लाइक टू डू फॉर अ वीबैक या ट्रायल ऑफ लेबर, जिसमें वो हॉस्पिटल सेटिंग में होगी, अपना थिएटर्स अवेलेबल होंगे, 1-to-1 मॉनिटरिंग होगी एंड सो ऑन, जो हमारी पूरी लिस्ट है वो उसमें हमने उसको बता दी। तीसरा एडवांटेजेस, हम एडवांटेजेस के अंदर आपने जब वो बात की, आपने कहा कि जी आपके बाकी अगले बच्चे जो हैं वो सारे नॉर्मल डिलीवर हो सकते हैं, वो तो बेटा बात की बात है, अगर उसकी विश है उसमें फिर हॉस्पिटल का स्टे कम है, बच्चों का अपना ख्याल बेहतर कर सकती है, उसकी मोबिलिटी अर्ली है, पेन रिलीफ के लिए दवाइयाँ कम करनी पड़ेगी, इन्फेक्शन ये वो सारी चीज़ें जो हैं चांसेस वो सब कुछ रिड्यूस कर जाते हैं। बेबी का क्या एडवांटेज है कि जी द डिफरेंस बिटवीन जिसका सी सेक्शन हुआ हो उसका नर्सरी का स्टे के इंसिडेंस और वो सारी चीजें, वो सारा अपने सारा कुछ उसको एक्सप्लेन करना। उसके बाद आपने क्या एडवांटेज बताना है कि जी के हॉस्पिटल से उसका डिस्चार्ज जल्दी है और सारा फॉलो अप ये वो सारा कुछ हम उसको साथ साथ कर देंगे। इसमें आपने एक बात जो और नहीं पूछी पेशेंट से
कि जी आपकी विश क्या है, कि आप क्या करना चाहते हैं। आपने लीफलेट तो दे दिया, लेकिन आपने पूरे इस सिनारियो के अंदर, क्लिनिकल सिनारियो में, यू डिडंट आस्क द पेशेंट कि इस सारे में, क्योंकि शी कैन आइदर हैव एन इलेक्टिव प्लान, जिस तरह मैंने कहा कि जी कि हमने बच्चे सिर्फ 2 पैदा करने हैं, उसके बाद और नहीं करना, तो मुझे आप बताएं। और उसको बताने के लिए ड्यूरिंग वीबैक की क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं, इसमें यूट्राइन रप्चर और वो सारी जो हमारी जो पूरी लिस्ट है, उसके बारे में भी आपने उसको आगाह जरूर करना है, ताकि शी कैन डिसाइड कि हमने आगे किस तरह लेके जाना। लेकिन इस सारे की डिसीजन के क्या मोड ऑफ डिलीवरी क्या होगी, क्योंकि अपेरेंटली इस पेशेंट के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें ये शी वुड हैव अ स्ट्रेट अवे electively planned सेक्शन। ये वो है जो वीबैक की कैंडिडेट बन सकती है आगे जाके, लेकिन नॉट राइट नाउ। वो असेसमेंट कब है? वो असेसमेंट आपकी अभी नहीं होनी। अगर सब कुछ स्मूथ चलता रहता है तो वो हम 38 और वो फिर आगे तक। तो नेचुरल पेन्स आती हैं कि नहीं आती, इंडक्शन करोगे कि नहीं करोगे, ये बातें हैं जो पेशेंट से डिस्कस होने वाली थी। अगर इसका 38 सर में मैंने इस बात ये डिस्कस किया था कि आप जो है अपने पेरेंट्स का वेट करेंगी। पहले तो मैं आपको जो है 36 वीक्स पे आएंगी, मैं आपके साथ मोड ऑफ डिलीवरी डिस्कस करूंगी। 37 पे मैं आपकी असेसमेंट करूंगी। 38 पे मैं आपके बच्चे का वेट देखूंगी। फिर आप अपने पेरेंट्स का वेट करेंगी। अगर आप वेट पेरेंट्स में नहीं जाती तो फिर हम जो है 40 वीक्स के बाद हम आपका रिपीट सेक्शन करेंगे, क्योंकि हम आपको इंड्यूस नहीं कर सकते, हम आपको ड्रिप नहीं लगा सकते। ये सारी बातें मैंने उसको बताई थी। नहीं, जिस तरह आपने बताई थी, जिस स्पीड से आपने बताई थी, और जो आपकी इस सारे क्लिनिकल सिनारियो में सबसे ज्यादा जो एक कमजोर बात थी वो ये थी कि आपने मौका ही नहीं दिया उससे सवाल पूछने का पेशेंट से। यस सर मैंने कि पेशेंट आप को क्या 2-3 बार कहा कि आपको बेटा, सर, पेशेंट ने कहा कि मैंने 2 बच्चे लाई हूँ और नहीं लाने। तो सर 2 बच्चों के बाद तो हम कोई बीटीएल नहीं कर सकते। और आईयूसीडी वगैरह भी अगर हम लगाते तो वो तो उसने मतलब अभी 30 वीक्स पे वो आई है ना, तो नहीं फिलहाल तो अभी तो मैं कॉन्सेप्शन की बात तक पहुंचे ही नहीं बेटा। जी जी सही है सर। एक्चुअली हमारे पास 10 मिनट्स होते हैं, ठीक है। 3 मिनट्स में हमने हिस्ट्री लेनी होती है, फिर हमने नहीं एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशन, मैनेजमेंट बात करनी। तो स्पीड तो हमारी खुद से बढ़ेगी। अगर स्पीड नहीं बढ़ाएंगे तो कैसे बातें होंगी। नहीं, आप बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसमें आप उसको अगर ये कहोगे कि जी मैं आपकी चेस्ट भी देखूंगी, मैं आपका हार्ट भी सुनूंगी, मैं वो करूंगी, आप उसमें से कहते हैं आपको सारा एग्जामिनेशन एक बार हम करके देख लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी आपके सारे ऑर्गन्स। यू कंसाइज दैट। आप जी जी राइट। आप पहले कहो जी कि मैं आपका जो हार्ट के लिए पहले ये वाली स्पेस देखूंगी, फिर वो देखूंगी, लंग्स को मैं यहाँ फिर करूंगी, वो करूंगी, आपको ये करूंगी, वो करूंगी, फिर वो से आपका टाइम, इसी को आप चीज में आपने उसको कंसाइज करके लेके आना है कि जी आपको कोई मेडिकल इसको इश्यू तो नहीं, अभी तो नहीं, पहले तो नहीं हुआ। हम आपकी असेसमेंट जरूर करेंगे। आपकी असेसमेंट में आपकी इन्वेस्टिगेशन भी है, आपकी एग्जामिनेशन भी है, और उसके बाद आगे आगे हम चलेंगे। अल्ट्रासाउंड आपने कह दिया कि जी हाँ जी वो है, उसमें यस यू कैन आस्क कि जी अगर महीना पहले हुआ है तो क्या उसमें नॉर्मली स्कैन था, सारा कुछ ठीक था, उसमें कोई उन्होंने बताया था कोई इश्यू है? उन्होंने कहा नहीं जी सारा कुछ ठीक था। फिर हम आगे चले, फिर देन वी मूव ऑन। हमने मूव ऑन करना है, क्योंकि ये जो स्टेशन है ये फोकस्ड है वी बैक के ऊपर। ये तो हमें क्लिनिकल सिनारियो में ही समझ आ गई थी। तो हमारी जो बात भी 10 मिनट के अंदर होनी है वो वी बैक रिलेटेड होनी चाहिए। हमने वो असेसमेंट करनी है कि क्या ये पेशेंट वी बैक कर सकती है कि नहीं कर सकती, क्या हमने ट्रायल ऑफ लेबर देना है कि नहीं देना, कि हमने इसका इलेक्टिवली प्लान सेक्शन करना, और ट्रायल देने के लिए उसकी क्या क्या क्वेरीज होती हैं। एक बड़ी सिंपल है वी बैक का जब भी सवाल आएगा, और ये मैं हर दफा, मेरा ख्याल है जितने मेरे हमारे सेशंस हुए हैं उसमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा सेशन है जिसमें मैंने ये बात ना कही हो कि जो पहले हमारे 2 मिनट हैं उसमें अपने आप को ऑर्गेनाइज करने में सबसे इम्पोर्टेंट है। और वो ऑर्गेनाइज करने के लिए आप लोगों को क्या है कि अगर वी बैक का आपका सिनारियो आता है, यू राइट इट डाउन कि जी मैंने ये 10 से 20 सवाल पूछने हिस्ट्री के लिए, ताकि वही आप पूछो और उसके बाद आगे चलो। 3 मिनट के अंदर मेरा नहीं ख्याल कि आप 10 सवालों से ज्यादा या 15 सवालों से ज्यादा पूछ सकते हो। यू हैव टू कंसाइज इट टू दैट। और वो 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप अपनी लिस्ट बना लो। यू मेक maybe a list of about 30 and 40 questions। उनमें से आप टिक करो कि जी हाँ जी वी बैक रिलेटेड कौन सा सवाल इंपॉर्टेंट है। एक सवाल कि जी आपको और ये जिस
इस आपकी जो है अपना व्हाट यू कॉल दैट, इस प्रेगनेंसी में आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई, आपको कोई ब्लीडिंग या कुछ और तो नहीं हुआ, आपके विजिट्स क्लियरली होते रहे? वो कहेंगे हाँ जी होते रहे, वो निकल गया। पिछली प्रेगनेंसी कब हुई, कहाँ हुई, किस तरह हुई, उसमें क्या क्या सवाल थे वो आप लिख लोगे। यू हैव टू फोकस कि आपने 3 मिनट के अंदर लेट्स सपोज टॉप मोस्ट 10 क्वेश्चंस ये आपने करना है। अपना जो जो क्लिनिकल सिनेरियो आप इमेजिन कर सकते हो उसकी एक कॉपी बना के वो सवाल लिखना शुरू कर दो, ताकि वही 10 रेलेवेंट क्वेश्चन के उसमें फोकस रहें। जब उसके फोकस रहेंगे तो फिर वो हमारी जिंदगी आसान रहेगी। बेटा प्लीज अपना माइक ऑफ कर दो। ओके, तो इसी तरह लेट्स सपोज कि आपको अगर मैं एक सिनेरियो देता हूं कि जी आपने 10 सवाल से ज्यादा नहीं पूछे, जस्ट ऑन माय ओन, वो 10 क्वेश्चंस आपके हर टॉपिक के हिसाब से रिलेटेड होंगे, जो पहले आप 2 मिनट में ऑर्गेनाइज करोगे। हाँ जी मैंने इसको पहला ये सवाल पूछना है। फिर वी बैक में नॉर्मली वही पूछा जाता है कि जी कि अगर ये कैंडिडेट है वी बैक का, ये लेबर में आ जाती है तो इसकी मैनेजमेंट में आपने क्या क्या करना, वो भी आपको पता। दूसरा आ सकता है वी बैक की कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं, जिसके लीडिंग अप टू डेथ से लेके स्टोटमी है, स्टेटमी है और हीमाटोमास, और बहुत जिसमें अर्ली भी हैं, ड्यूरिंग भी हैं, ड्यूरिंग सर्जरी भी हैं, जिसमें एनेस्थीसिया कॉम्प्लिकेशन से स्टार्ट करते करते इंट्राऑपरेटिव भी हैं, अर्ली भी बाद में है और लेट वाली हैं। ये सारी कॉम्प्लिकेशंस हमें पता होनी चाहिए। उसके बाद बेबी के साथ क्या क्या हो सकता है, क्योंकि उसका कंपोनेंट भी है कि वो अगर खुदा ना खासा रप्चर मिडिल ऑफ द नाइट पे, पीडियाट्रिशियन की अवेलेबिलिटी, टर्शियरी केयर सेंटर, ये सारी बातें हमें जरूर इसमें ऐड ऑन कर देंगे। और फिर उसके बाद आके एंड पे आके डिसीजन लेना। और इस किस्म के क्लिनिकल सिनेरियो जब आते हैं, आप नहीं पुश करते कि जी कि आपने जरूर भी बैक करानी है, या आपने ट्रायल ऑफ लेबर लेना है, या आपने इलेक्टिव सेक्शन कराना है। दैट डिसीजन हैज टू कम इन फ्रॉम द पेशेंट टिल दे डिसाइड कि जी अगर वो नेचुरली लेबर में आ जाती है, हम फिर असेसमेंट करके फिर हम क्या करेंगे। अगर वो नहीं आती लेट्स सपोज 40 वीक्स तक, तो क्या हमने उसको इंडक्शन करनी है कि हमने और वेट करना है। क्या वो पोस्ट डेट हो जाती है तो फिर हमने आगे क्या करना है। उससे करते हुए फिर आपका ये पूरा एक क्लिनिकल सिनेरियो वी बैक बनेगा। अब इसमें जो टास्क थी, ये मेरा ख्याल है कि मैंने हर दफा कहा गया है, लेट्स सपोज अगर हमारी टास्क 4 हैं तो यू कैन वेल इमेजिन कि उन चारों के लिए टाइम डिवीजन हम किस तरह करेंगे। You cannot give 5 minutes each for each task. The maximum you can give for, let's suppose, अगर आप करोगे तो 2.5 से 3 मिनट बनते हैं एक सिनारियो को हैंडल करने के लिए। अब ये प्रैक्टिस आप लोगों ने बैठ के करनी है कि जी वो हिस्ट्री जो आपने रेलेवेंट का डाल दिया या उन्होंने फोकस का डाल दिया है, उसका मतलब क्या है। उसका मतलब सिर्फ ये है कि आपके पास एक कॉपी होनी चाहिए जो बैठ के आप आज से बनाना शुरू कर दो, जिसके अंदर जो जो हमारे इंपॉर्टेंट क्लिनिकल सिनेरियो हैं उनको आप लिखोगे कि जो हाइपरटेंसिव आएगी तो उससे मैंने क्या क्या सवाल पूछने हैं, इंपॉर्टेंट 10 सवाल। अगर कोई वी बैक आएगी तो उससे ये करेंगे, डायबिटिक आ जाएगी तो ये करेंगे, कॉन्ट्रसेप्शन के लिए होंगे तो उसमें से ये सवाल पूछे जाएंगे। और वो करने के बाद, ताकि वो पहले 2 या 3 मिनट में कवर करने के बाद बाकी चीजें आपने जरूर कवर करनी है। हाँ, हिस्ट्री में से अगर आपके 3 नंबर हैं, उसके 3 में से 3 नंबर भी मिल जाएंगे, और बाकी दोनों सिनेरियोस आपने कवर ही नहीं किए या टच ही नहीं किए, या पेशेंट को ऑप्शन जो से सवाल थे वो पूछे ही नहीं, तो फिर वो 10 में से 3 नंबर से 3 मिल गए, और बाकी जो आपके 7 नंबर है उसमें से आपको मिलेगा 0। फिर आपका पासिंग ऑन दैट स्टेशन मुश्किल हो जाए। तीसरा, कभी भी एग्जाम के अंदर थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करो बैठ के, यू डोंट फील लाइक कि हम रशिंग इन इनटू द ऑर्डर। जिस तरह इसने बाद में एक किसी कैंडिडेट ने भी कहा कि जी के पेशेंट की सेटिस्फेक्शन नहीं हुई, वो इसीलिए नहीं हुई क्योंकि हमने उस टाइम पे उसको अपॉर्चुनिटी नहीं दी कि हम उससे इंटरेक्ट करें। आपने इस पूरे क्या क्लिनिकल सिनेरियो में पूछा उससे कि जी आप वी बैक कराना चाहते हो या क्या करना चाहते हो, आपका इरादा क्या है, कि जी आप क्या चाहते हैं। मे बी द पेशेंट वांटेड कि नहीं जी कि मैं हूँ। हाँ, क्लिनिकल सिनेरियो ये भी हो सकता है कि एक पेशेंट है जो ट्रायल ऑफ लेबर नहीं लेना चाहती और कहती जी मेरा इलेक्टिव प्लान सेक्शन कर दें। उसको आप कन्विंस करो कि जी हमने आपका वी बैक इस
बेटर फॉर, और फिर ऐसा नहीं। वो एक तीसरा किस्म का क्लिनिकल सिनेरियो हो जाएगा जिसमें आपने पेशेंट को कन्विंस करना है, जिसमें आप उससे पूछोगे कि आपकी क्या एप्रीहेंशन है, कि आप नॉर्मल डिलीवरी क्यों नहीं कराना चाहते। ये भी क्लिनिकल सिनेरियो आ सकता है। एक पेशेंट है जो प्राइमरी ग्रेविड है और विश कह रही है कि जी मैंने तो करना ही सेक्शन, मैंने नॉर्मल डिलीवरी नहीं करानी, मैं तो पेंस ही नहीं ले सकती, मैं ये नहीं हूँ। उस क्लिनिकल सिनेरियो में फिर आपने किस तरह उसको कन्विंस करना है या बात करनी है, या उसकी पहले असेसमेंट करनी है कि जी क्या हूँ। आपको मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? नहीं, हमने अभी ज्वाइन किया है। आपने भी ज्वाइन किया बेटा? उसमें तो मैं फिर आपको नहीं जा सकता कि बेटा वापस जा सकता। जिन्होंने पहले ज्वाइन किया हुआ है उनको क्या इसमें Yes, क्या sir. कंफ्यूजन है? इसमें व्हाट इज द कंफ्यूजन इन ऑल दिस? सो आई विल रिपीट माई सेल्फ। इस एग्जाम में जो सबसे बड़ी जो हिच है या मुश्किल है, वो आप लोगों का क्लिनिकल थॉट प्रोसेस चेंज करने वाली है। कि ये पहले वाला जो हमारे होते थे असेसमेंट, वो एज अ पेशेंट बेटा अपना भी, थैंक यू। पहले असेसमेंट होती थी कि एक क्लिनिकल सिनेरियो होता था जिसमें आप एज अ पेशेंट को होल असेस करते थे। ये वाला जो आप क्लिनिकल सिनेरियो है, ये फोकस्ड है ऑन वन टिपिकल टॉपिक, जिसको आपने 10 मिनट के अंदर कंसाइज करके उसको रिप्रेजेंट करके उससे उसको एवेल्युएट करके उसका जवाब दे। और उसको जवाब देने के लिए बड़ा जरूरी है कि वो आपका टॉपिक जो है वो आपने 10 मिनट्स में पूरा चैप्टर कभी भी नहीं होगा। सर इस पेशेंट में जो रिस्क है, परसेंटेजेस है, वो बताएंगे हम? अगर पूछेंगे, इंस्ट्रूमेंटल देखो डिलीवरी का आपने, इतना रिस्क है। यस ऑफ कोर्स पूछती है कि जी कि अगर मेरे करते हुए क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो उसमें आप ठीक है, रप्चर, उसको डेथ, वो उसको सारी चीजें परसेंटेजेस के साथ बताएंगे जैसे बुक में लिखा हुआ है, मतलब। ऑफ कोर्स इफ यू रिमेंबर, आप इंसिडेंस जितने हैं कि उसके हिसाब से उससे बताओ। ठीक है, अगर Thank मुझे you. आप देखो पूछो ना इसमें से जैसे जो मेन इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी का 39% रिस्क है, रप्चर का 0.5 रिस्क है, और जो क्या कहते हैं एनल स्फिंक्टर इंजरी का 5% रिस्क है। ये 2-4 जो इम्पोर्टेंट है वो जैसे बंदा बता दे उसको। उस नहीं, देखो बेटा अगर आप बताना शुरू करोगे उसमें देखो ना, ट्रांसफ्यूजन्स भी हैं रिस्क में, ठीक है, इन्फेक्शन भी है, हेमरेज भी है, हिस्टेक्टमी भी है, यूट्राइन रप्चर भी है, मैटरनल डेथ भी आ जाती है। पर मैटरनल डेथ वुड नॉट बी योर फर्स्ट कि जी आप तो मर भी सकती हैं। अगर किसी मरीज वो से आप सर ये काउंसलिंग में वो पेशेंट काउंसलिंग के लिए आया वीबैक की, तो वो घबरा ही ना जाए। हाँ, तो वो तो अगर आप स्टार्ट ही करोगे बेटा कि जी आप तो फिर मर भी सकते हो। लेकिन अगर उससे पूछती है कि जी और क्या है, उसने कहा कि हाँ जी वो एक इंसिडेंस है, लेकिन दैट इज कितना है, डू यू हैव आइडिया इसमें कितना है, नॉर्मल डिलीवरी में कितना है, और वो तो नॉर्मल डिलीवरी में भी होता है, और इसमें कितना रिस्क ऑफ जो है मैटरनल डेथ इज आफ्टर रिपीट सी सेक्शन जो है जिसमें ट्रायल ऑफ लेते हैं, इट इज 0.001 सॉरी 0.004 इतना लो है। और जो अपना है अपना उस पे क्या कहते हैं नॉर्मल डिलीवरी में, उसमें भी एक चांस होता है। एक्सक्यूज मी सर, जी इंग्लिश में तो हम ये कह सकते हैं ना, लेकिन ये बहुत मुश्किल है हमें पेशेंट को कहना, तो हम उर्दू में क्या वर्ड्स यूज करेंगे कि हम उसको बोलें कि आपकी जैसे आपकी जान को खतरा है, ऐसे मतलब हम किन वर्ड्स में पेशेंट को काउंसिल करेंगे, ये जरा डिफिकल्ट है, बता दें। उर्दू में हम, आप डेथ की बात कर रहे हो कि हम किस तरह की कहेंगे? जी सर। ओके, देखो नंबर 1, अगर तो सर आपने ये बता सकते हैं कि मैटरनल डेथ के मतलब जो ज्यादा परसेंटेज है वो मतलब इलेक्टिव जो रिपीटेड सी सेक्शन उसमें ज्यादा है और नॉर्मल डिलीवरी में कम है उसकी परसेंटेज। आप कहोगे ज्यादा है, लेकिन आप कहोगे कि जी इतनी भी ज्यादा नहीं कि जिससे हम घबरा जाएंगे, नंबर 1। ठीक, और ठीक। उसका इंसिडेंस जो है वो इतने लाख के बाद एक मरीज होता है। जी समझ आई? देखो कहने का तरीका,
पेशेंट को समझाने का कहने का तरीका है कि जिसको आप कन्विंस कर रहे हो कि जी आप वीबैक के लिए जाओ, उसमें आप कहोगे जी कि ऐसी कॉम्प्लिकेशन जरूर होती है, लेकिन ऐसी कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस बहुत बहुत कम है, और उसको हम अवॉइड करने के लिए बहुत सारी हमारे पास चीजें होती हैं जिससे हम पहले ही उसको असेस कर लेते हैं और इंटरवीन कर लेंगे। लेकिन अगर हम स्टार्ट ही करेंगे कि जी कि आप तो मर भी सकती हैं, तो कौन सा ऐसा मरीज है जो बेवकूफ है जो आके कहेगा जी नहीं जी मैं तो सवाल ही नहीं पैदा होता। आपके पास मरीज आते नहीं, वो कहते हैं कि जी इसमें 1% भी चांस है इस चीज का, तो मैं ये इतनी चांस लेना चाहती। लेकिन ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि जी अगर ठीक है जी 10% चांस है तो 90%, उसे कहने का तरीका है ना। लेट्स सपोज कि जिसको आपके मरने के चांस जो है जी वो 10% है। दूसरा तरीका ये है कि जी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, 90% चांस है कि सब कुछ माशाल्लाह ठीक हो जाएगा। तो फिर God do that, then we build on. It is how you want to convince. लेकिन in the end, as a medical doctors at this stage and during this time, the decision has to be taken. या भी जो भी होगा वो पेशेंट ने लेना। और आपकी कन्विंसिंग के बाद अगर वो फिर भी कहती है जी मैं तो वीबैक नहीं कराना चाहती, आप जो मर्जी कर लें, मैं तो नॉर्मल डिलीवरी ही करानी है, तो ऑफ कोर्स आप कहोगे जी ठीक है। विद ऑल दिस सेक्टर, ये हम प्राइवेटली भी करते हैं, और ये वहाँ पे एग्जाम में आपसे भी एंटिसिपेट किया था कि आप उसकी विशेष का रख के उसको सारे प्रोज एंड कॉन्स बता के एंड देन वी कैन डी। लेकिन ऑफ कोर्स आप कहोगे जी इवन हम ये इंड्यूस भी कर, सॉरी आप लेबर में भी आ जाओ, सब कुछ प्रोग्रेस भी ठीक चल रहा हो, हम मॉनिटर भी करते रहेंगे, लेकिन अगर बेबी की हार्ट बीट को कोई इशू होता है या कोई स्कार का होता है इशू, तो फिर हम उसके अकॉर्डिंगली फिर हम इंटरवीन आप में जल्दी करते हैं। थैंक यू डॉक्टर। चलो इमरान अपना डॉक्टर शहनाज की है क्लास? जी सर है सर। चलो फिर आई थिंक 5 मिनट ऑलरेडी ऊपर हो गए। इसमें कोई और आपका क्वेश्चन है तो वील आंसर दैट, अदरवाइज विल वाइंड अप। सर वीबैक के जब पेशेंट आती है तो हम इंस्ट्रूमेंट सप्लाई कर सकते हैं अगर पेशेंट की स्लो प्रोग्रेस जा रही हो, लाइक वेक्यूम वगैरह? इट इज टू शॉर्टन कौन सी सेकंड स्टेज के लिए? जी सर, मतलब अगर उस पेशेंट को जो है स्लो प्रोग्रेस ऑफ लेबर जा रही है, कॉन्ट्रैक्शंस नहीं आ रही है, हम इससे ऑगमेंट नहीं कर सकते हैं और +1 पे स्टेशन पड़ा हुआ है, तो उसमें हम अप्लाई कर सकते हैं इंस्ट्रूमेंट्स? बेटा ऑगमेंटेशन इज टोटली डिफरेंट थिंग। सर मतलब कि हम उसको और पेन्स नहीं आ रही है। आप अगर मुझसे ये पूछ रहे हो कि जी वी बैक में क्या इंस्ट्रूमेंट डिलीवरी हो ये सर सकती है? इंस्ट्रूमेंट का पूछ रही हूँ, इंस्ट्रूमेंट सप्लाई कर सकते हैं? हाँ, अगर उसकी इंडिकेशन बनती है तो जरूर बढ़ सकते हैं, लेकिन ऑगमेंटेशन इज टोटली डिफरेंट थिंग। जी सर, मतलब ये था। टोटली डिफरेंट थिंग। थैंक यू सर। ठीक। एक्सक्यूज मी सर, ये इसका इंटरवल का पूछना था कि अगर कोई प्रेग्नेंट वुमन आती है और मतलब उसका पहले सिजेरियन सेक्शन हुआ हुआ है और 9 मंथ का उसका बेबी है, तो इस वक्त वो 3 मंथ की है, मतलब टोटल हमने जब जिस वक्त वो डिलीवर होगी तब तक का टाइम कैलकुलेट करना है या पहले से ऑलरेडी जिस वक्त हमारे पास वो आती है तब हमने 18 मंथ काउंट करने हैं? अब इसमें बेटा हमेशा कंफ्यूजन रही है, ये मैं दोबारा चेक करना था, मैंने चेक नहीं किया, लेकिन एज अ जनरल रूल जिनका लेस देन 2 इयर्स हो उसमें इनकी कॉम्प्लिकेशन का इंसिडेंस बढ़ जाता है, और जो पेशेंट का 18 मंथ से कम का इंसिडेंस है उसको आप ट्रायल नहीं दोगे। एट द टाइम ऑफ द डिलीवरी की बात मैं कर रहा हूँ। डू यू गेट माय पॉइंट? जब वो यानी सेकंड डिलीवरी का टाइम आएगा, पहला सिजेरियन हो गया, सेकंड डिलीवरी का टाइम जब तक आएगा तब तक उसका हमने तब तक अगर वो 18 मंथ से लेस है, 18 मंथ से लेस है, फिर आप उसको ट्रायल नहीं दोगे, और प्रेफरेबली जो 2 साल से ज्यादा है उसका इंसिडेंस और उसका चांसेस ऑफ अ सक्सेसफुल वी बैक बढ़ जाते हैं। जज़ाकल्लाह। मेरे ख्याल डॉक्टर शहनाज आ गई एंड शील टेक ओवर। बाकी तो थैंक यू वेरी मच। थैंक अगर यू सर। क्वेश्चंस होंगे तो वी कैन डिस्कस नेक्स्ट टाइम। ठीक, ओके बेटा। थैंक यू सर।